हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव इंग्लिश एचएस सेकेंड ईयर के एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो कि एक सोनेट है उसके बारे में। तो उसकी पूरी समरी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा जो इस साल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वाइल रीडिंग द पोएम विल ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट द पोएट हैज टच्ड इन द पोएम्स। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए, और अगर आपको यही वीडियो एसमिस में अगर चाहिए तो इसका एसमिस वर्जन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम के समरी के बारे में। तो पोएम पढ़ने से पहले आइए चलिए हम लोग थोड़े इस पोएट के बारे में, इस पोएम्स के पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पोएम के पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस पोएम को लिखा है पर्सी बिशे शेली ने, जिनका जन्म हुआ था 1792 और जिनका डेथ हुआ था 1822। पर्सी बिशे शेली कौन थे? हैज बीन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक राइटर्स हु रोट बोथ प्रोज एंड वर्स ड्यूरिंग हिज शॉर्ट लिटरेरी कैरियर। तो अपने शॉर्ट लिटरेरी कैरियर में पर्सी बिशे शेली ने दोनों ही चीज लिखे। उन्होंने प्रोज भी लिखे, बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे और पोएट्रीज भी लिखे, जिसको वर्सेस भी बोला जाता है। हिज ग्रेट prose essay A Defense of Poetry 1821 is one of the important manifesto of the romantic movement। पर्सी बिशे शेली एक्चुअली रोमांटिक ग्रुप ऑफ पोएट्स में से बिलोंग करते हैं, जो रोमांटिक लिटरेचर एक जो स्टार्ट हुआ था एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच तक चला था। और इनके कंटेम्पररीज जैसे कि किट्स थे, कॉलरिज थे, वर्ड्सवर्थ थे, और इन्होंने एक बुक लिखा था अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो रोमांटिसिज्म के ऊपर बेस्ड था कि रोमांटिक पोएट्री होता क्या है। Shelley was an influential poet of the 19th century, best known for his works such as Ozymandias, Ode to the West Wind, to Skylark, and his philosophical poems like Queen Maeve। तो वो अपने दौर में बहुत ही फेमस थे और 19th सेंचुरी के बहुत फेमस कवियों में से एक माने जाते थे वो। और उनके कुछ फेमस कविताओं के नाम है जैसे कि ओzymandias, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑड टू द वेस्ट विंग उनका और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस पोएम है। फिर टू अ स्काईलार्क और क्वीन मेव, ये सारे उनके बहुत फेमस पोएम्स हैं। एंड द मास्क ऑफ एनर्की जो पब्लिश हुआ था 1819, ये भी उनका एक बहुत फेमस पोएम है। इन हिज पोएम्स शैली सक्सेसफुली पोर्ट्रेज द ट्रांजिएंस ऑफ टिरेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थीम हमें यहाँ पे भी मिलेगा। उनके पोएम के जरिए वो हमेशा ये बताने का कोशिश करते हैं कि ट्रांजिएंस ऑफ टिरेनी, टिरेनी मतलब क्या? क्रूरता। तो क्रूरता कैसे कुछ वक्त के लिए ही होता है, मतलब इफ यू आर क्रूअल देन इट विल बी देयर फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। आपका क्रूएल्टी ज्यादा वक्त तक नहीं रहता, आप ज्यादा वक्त तक लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। फिर वो ये बताते हैं एफिफेरमेलिटी ऑफ ऑटोक्रेसी थ्रू हिज यूज ऑफ क्लासिकल मिथ्स, और वो ऑटोक्रेसी के ऊपर भी बात करते हैं। जो ऑटोक्रेसी एफिमेरल है, एफिमेरल का मतलब होता है फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ वक्त के लिए जो हमारे पास है। मतलब हम लोग किसी के ऊपर अकेले राज करना अगर चाहे तो वो कुछ समय के लिए कर सकते हैं। नेचर जो है हमें वापस अपने जगह दिखा देता है। देन For Shelley, poetry is an important instrument of eradicating social injustice, customs and convention to free mankind from all sorts of tyranny and despotism। तो शैली हमेशा मानते थे कि पोएट्री एक जरिया है जिसके जरिए हम लोग सोसाइटी में जो बुरी चीज़ें हैं, सोशल इविल्स है, उसको हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कि इनजस्टिस हो गया, टिरेनी हो गया, वायलेंस हो गया, इनको हटाने का एक जरिया है पोएट्री, जिससे हम लोग लोगों की आंखों को खोल सकते हैं, लोगों को हम लोग असली चेहरा दिखा सकते हैं। Shelley died in a boating accident on 8 July 1822 at the age of 29 when the boat capsized off the coast of Pisa। तो उनका डेथ जो है वो एक्सीडेंटली हुआ जब वो बोट में राइड कर रहे थे, जो कि हुआ था जब उनका एज 29 था, और ये हुआ था 1822 को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट पर्सी बिशे शेली। आइए हम लोग अभी पोएम पढ़ते हैं। ओzymandias ऑफ इजिप्ट। तो ओzymandias जो है, दिस इज अ नेम ऑफ अ किंग, फेरो, ओके, रामेसेस द सेकंड। तो इस राजा के बारे में ये स्टोरी है, जो कि एक वक्त में इजिप्ट में रूल करते थे, और इन्हीं के ऊपर पोएट ने जो है, पीबी शेली ने जो है ये पोएम लिखा है। ठीक है, तो पोएम में क्या बताते हैं? कभी बताते हैं, मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। तो एक दिन
कवि जो है वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं जो कि कहाँ से आया हुआ था, एक एंटिक लैंड जो कि शायद एक ग्रीस से होगा, ठीक है, ग्रीस या रोम से आया होगा, जो कि पुराना एक शहर है, पुराना एक जगह है। हु सेड, जो बताते हैं उनको, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, और वो ये बताते हैं कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो अचानक डेजर्ट में उनको क्या दिखाई देता है, टू वास्ट लेग्स ऑफ स्टोन, दो पैरों के टुकड़े स्टोन से बने हुए दो पैर उनको दिखाई दे रहे थे, और जो पैर थे लेकिन उसका धड़ नहीं था, उसका जो ऊपर का जो पार्ट है, अपर बॉडी, वो नहीं था, सिर्फ पैर खड़े थे डेजर्ट के बीच में। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड विसेज लाइज, और ठीक उसके नजदीक आधा घुसा हुआ जमीन में, रेत में आधा धसा हुआ उनको क्या दिखाई देता है, एक सर का टुकड़ा, एक सर का जो मूर्ति है जो टुकड़ों में है, और सर का जो हिस्सा है वो जमीन में धसा हुआ दिखता है, वो रेत में धसा हुआ उनको दिखता है। विसेज का मतलब होता है फेस, द फेस पार्ट ऑफ अ स्टैचू, हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड शियर ऑफ कोल्ड कमांड, और उस फेस में, उस मूर्ति के फेस में उनको क्या दिखाई देता है कि ये जो मूर्ति जिसका भी बनाया होगा उसके चेहरे में क्या दिखाई दे रहा था उनको, रिंकल्ड लिप। रिंकल्ड लिप का मतलब होता है उनकी जो लिप थे वो फोल्डेड थे, ठीक है, और उनके चेहरे में क्या दिखाई दे रहा था, कोल्ड कमांड, जैसे कि वो किसी को कमांड दे रहे हो, गुस्से से किसी को कमांड दे रहे हो। तो ऐसा उस मूर्ति के उस फेस में, फेस के टुकड़े में ये चीज झलकता था। टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोस पैशंस रेड विच येट सर्वाइव, और ये चीज ये बताता है कि बहुत ही खूबसूरती से इसके जो स्कल्पटर थे, इसके जो आर्टिस्ट थे, इस मूर्ति को बनाने वाले जो इंसान थे, उन्होंने उस इंसान के, जिसका भी ये मूर्ति बना है, उस इंसान के उस अभिमान को, उस अहंकार को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी तरीके से, स्किलफुली, क्राफ्टीली इस मूर्ति में तराशा है, जो अभी भी इस मूर्ति के चेहरे में, उसके लिप्स में और उसके कोल्ड कमांड में दिखाई देता है। स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, और उनकी कारीगरी अभी भी इस मूर्ति के ऊपर स्टैम्प्ड है। स्टैम्प्ड का मतलब होता है छपा हुआ, अभी भी छपा हुआ है, मतलब ये मूर्ति तो टूट गया, ये राजा तो है, ये तो मर गया, लेकिन उस आर्टिस्ट का जो स्किल है, उस आर्टिस्ट का जो कारीगरी है, वो अभी भी इस मूर्ति में बचा हुआ है, अभी भी वो दिख रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा, The hand that mocked them and the heart that fed, और वही आर्टिस्ट का जो हाथ है, वही स्किल जो है, इसको मॉक कर रहा है, हंस रहा है इस मूर्ति के ऊपर, कि आप जो थे, आप हो सकते हो बहुत बड़े राजा जिसकी मूर्ति बनाया गया था, आप बहुत बड़े राजा हो सकते हो, लेकिन आपकी जो बनाई गई चीजें हैं वो खत्म हो चुकी है, लेकिन देखो मैंने जो बनाया, इस मूर्ति को बनाने में जो मेरा स्किल है वो अभी भी इस मूर्ति में बचा हुआ है। तो जैसे कि उनकी हाथें, उनके जो हैंड्स थे, वो उस चीज को मॉक कर रहे, हंस रहे हैं उनके ऊपर। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और जो मूर्ति था, जो पैर था, पैरों के टुकड़े जो खड़े थे डेजर्ट में, वो एक पेडेस्टल के ऊपर था, एक कॉलम के ऊपर बना हुआ था, और उस कॉलम में लिखा गया था ये लाइन, माई नेम इज ओज़िमेंडियस किंग्स ऑफ किंग्स। तो उसमें लिखा गया था कि मेरा नाम ओज़िमेंडियस है, मैं राजाओं का राजा हूं। इसका मतलब ये जो मूर्ति है ये बिलोंग करता है ओज़िमेंडियस से, और ओज़िमेंडियस ने खुद लिखवाया था कि मैं राजाओं का राजा हूं। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, देखो मेरे कार्य को, देखो मेरे कामों को, देखो मेरे रचना को, ये महान जो शहर है, ये महान जो पैलेसेस है जो मैंने बनाई, ठीक है, और ये देख के आप लोग क्या हो जाओ, दुखी हो जाओ। मतलब यहाँ पे इसको कहने का मतलब ये है कवि का कि वो जो राजा था, उन्होंने ये मूर्ति को खुद ऑर्डर करके बनाया हुआ था, आदेश दिया था कि ये मूर्ति बनाया जाए, और इस मूर्ति के नीचे उन्होंने लिखवाया कि वो सबसे कहना चाहते हैं, सब राजाओं से कहना चाहते हैं कि देखो मैंने कितने बड़े बड़े महल बनाए, कितने बड़े बड़े शहर बनाए, कितने जगहों को मैंने कॉन्कर किया, ठीक है, ये चीज वो दिखाने का कोशिश कर रहे, और उनको ये दिखाने का, जताने का कोशिश कर रहे कि देखो मैं कितना महान हूं, मैं कितना बड़ा हूं, और आप लोग कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, तो आप लोग निराश हो जाओ मेरे शक्ति को देख के, मेरे क्रिएशन को देख के, मेरे साम्राज्य को देख के आप लोग निराश हो जाओ। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश हो जाना। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ द कोलोजल रैक बाउंडलेस एंड बेयर, और यहाँ पे आयरनी झलकता है इस पोएम का। क्या आयरनी है कि उन्होंने बोला
बोला तो ठीक है वहां पे कि देखो मैंने क्या महान कार्य किए हैं, देखो मैंने क्या क्या चीजें बनाई हैं, देखो देखो मेरे साम्राज्य को, लेकिन आज उस मूर्ति के पास कुछ भी नहीं बचा, दूर दूर तक नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी नहीं है। राउंड द डिके, सिर्फ टूटा फूटा टूटे फूटे चीजें ही हैं वहां पे, जो रिमेन्स है वही बचा हुआ है। ऑफ द कोलोजल रैक, अभी सिर्फ उस मूर्ति का आधा टुकड़ा वहां पे बचा हुआ है, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। वो मूर्ति भी टूट चुका है, जो मूर्ति उन्होंने बनवाया था उसका धड़ गिर चुका है नीचे, उसका हेड जो है वो रेत के अंदर धंसा हुआ है, सिर्फ उसके पैर खड़े हुए हैं। तो जितना भी उनका जो कोलोजल का मतलब होता है जायंट जो साम्राज्य था, उसमें से कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। बाउंडलेस एंड बेयर, आज वो जगह खाली पड़ा हुआ है। तो जो बात वो कह रहे हैं कि मैंने देखो ये कितना बड़ा चीज बनाया, आज वो जगह एम्प्टी है, खाली है। तो ये आयरनी को बताता है कि उसमें लिखा कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और दे रहा है। और यहां पे हमें टाइम के बारे में भी पता चलता है कि कैसे टाइम सब चीज को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत और रेगिस्तान, डेजर्ट दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत दूर तक स्प्रेड हो रहा है। तो अभी उनका कोई साम्राज्य नहीं बचा, अभी उनका कोई भी क्रिएशन, जितने भी महान शहर उन्होंने बनाया था उस मूर्ति के पास, उनमें से कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। सिर्फ बचा है तो वो थोड़े से टूटे फूटे हिस्से जो उस मूर्ति के वहां पे थे। तो ये चीज हमें क्या बताता है कि कैसे नेचर जो है, नेचर एंड टाइम जो है हमारे अहंकार को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो इट शोज ट्रांजिएंस ऑफ पावर, कि आप बहुत शक्तिशाली हो सकते हो लेकिन टाइम के आगे आपको झुकना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें बताता है कि कैसे समय जो है हमें अपनी असली औकात दिखा देता है, कि समय जब आता है, समय के साथ हम लोग अपने सारी चीज़ों को जो है वो खो देते हैं। तो यही इस पोएम का मूलभूत थीम्स है। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। और इस पोएम के ऊपर मैंने एसएमएस वीडियो भी एक बना रखा है, तो अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत अगर आ रही हो तो आप उस एसएमएस वीडियो को भी देख सकते हो। और मैंने और भी कुछ पोएम्स के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप लोग काइंडली उसको देख सकते हो। और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के ऊपर मैंने किसी चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो जिनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन से और चैप्टर्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँ। मैं जरूर आपके लिए वो चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो